नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल शाम को जब मैंने आदि जी को फ़ोन किया तो उनके मुँह से निकला जो भी कुछ रूस में हुआ है, ये असली खेल तो अब शुरू हुआ है। ये असली खेल एक्चुअल में है क्या? आज ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे और ये भी कि क्या सीआईए की एंट्री हुई है? एंट्री तो पहले से रही होगी क्योंकि प्लानिंग तो बहुत पहले से तैयार की जाती हैं ऐसे हमलों को अंजाम देने के लिए। लेकिन जो बीच में ट्रंप की ओर से धमकी नुमा कुछ नसीहतें आ रही थी राष्ट्रपति पुतिन के लिए, क्या उनमें कोई संकेत और संदेश छिपा हुआ था? और बहुत सारे रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जो डीप स्टेट है, जो सीआईए है, वो नए सिरे से फिर से शुरू भी हुए हैं और उन्होंने एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को अपने ग्रैब में भी ले लिया है, अपने कब्जे में भी ले लिया है। वरना इतनी आसानी से और इतनी जल्दी एलन मस्क की भी विदाई नहीं होती और कुछ दूसरी घटनाएं भी इस समय हम होते हुए देख रहे हैं। सीधे जुड़ लेते हैं आदि अचिंत साहब के साथ ही और जरा समझने की कोशिश करते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। तो आदि जी, अगर खेल शुरू हुआ है तो थोड़ा-सा इसको डिकोड करिए। सर देखिए क्या है 3-4 चीज़ें हैं। पहले हमको थोड़ा इसको पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा कि एक तरफ पास जा रहे थे, कुछ बातें चल रही थी कि भई इन दोनों के बीच में आपस में बातें होंगी। और ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी कई लोगों को जिनके धंधे इससे चलते हैं कि रशिया बाप का और यूक्रेन का ये जो लड़ाई है वो ठीक हो जाए। इसके अंदर चाइना भी आता है, बिकॉज़ चाइना जब तक रशिया लड़ता है तो चाइना के बलबूते में रहता है, चाइना से वो चीज़ें लेता है, चाइना से हथियार लेता है, वो भी है। तो जो एक ग्लोबल रीसेट होने की जो चांसेस थे जिसके बारे में ट्रम्प के पास बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी, उसने प्रीटी मच अभी तक तो गँवा के रखी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि इसमें कई लोगों का एक एक नज़रिया है कि ये लड़ाई चलती रहे ताकि जो करंट एक जगह है, वो रहे। अब इन सबको देखते हैं सर। लेफ्टिस्ट अगर ये लड़ाई बंद हो जाती है तो लेफ्टिस्ट का कुछ अस्तित्व बचेगा नहीं, किस चीज़ को उठाएँगे, कहाँ उठाएँगे, क्या करेंगे, ये एक जगह है जिससे वो थोड़े पैसे बना सकते हैं और अपने आप को रेलेवेंट बना सकते हैं। मिडल ईस्ट का एक वो है, वो भी उसको चाहिए कि वो चले, तो ये दोनों जगह पे ऊपर वो प्रेशर डालेंगे। इससे चाइना को फ़ायदा होता है क्योंकि जो अमेरिका का अटेंशन है, वो पूरी तरह से चाइना की तरफ नहीं जाता है, जिसके बारे में कम से कम 8-10 साल से वो लोग बात कर रहे हैं कि भई हमको शिफ्ट करना है, हमको शिफ्ट करना है, हमको शिफ्ट करना है चाइना की तरफ। तो ये चीज़ें हैं सर। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ हमको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि जब आप इसको थोड़ा-सा और पर्सपेक्टिव में लेंगे, तो आपको एक चीज़ और दिखेगी सर, कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी? जो 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 अमेरिका का जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ से हथियार बनते हैं, उनके बस में रहेगा कि यार तुम सब कुछ बंद-बुंद कर दोगे तो भई हथियार हम कैसे किसको बेचेंगे? तो उनके लिए तो ये एक वो है कि भई उनको उनको कहीं न कहीं एक लड़ाई झगड़ा चाहिए ताकि वो अपने हथियार बेच सकें, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए उनको। फाइनली सर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँगा जो बड़ी अजीब-सी है, जो आप सुनेंगे तो बोलेंगे कि ये कैसे लोग हैं? कि अगर आप इसको थोड़ा-सा ध्यान से और देखें, तो आपको एक और चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर जो एक सेटअप है दुनिया का, उसको चैलेंज करा था ट्रम्प ने आके उसको उसको बोला कि भैया हम ज़रा कुछ करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम करने की कोशिश करेंगे। अब हुआ क्या सर? हुआ ऐसा कि आप देख रहे हो कि पूरी तरह से पासा ही पलट गया है, ठीक है जी? और ये क्या हुआ है बीच में? ये हुआ ऐसा है कि आपको दिख रहा है कि भई ट्रम्प साहब ने काफ़ी हद तक बोलते हैं ना कि भई कई लोग बोलते हैं भई इन्होंने पैसे-पूसे भी ले लिए हैं। वो हमको पता ही है कि जो चाइना का एक एक कंपनी है,
उसका नाम मैं 1 सेकंड आपको बताता हूँ सर, मेरे हमेशा भूल जाता हूँ उसका नाम। चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है जीडी कल्चर ग्रुप। इसके ये टिकटॉक में कुछ काम करती है, 8 एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है? सडनली उसने दरवाज़ा खोला, उसको $300 मिलियन मिल गए जो उसने ट्रम्प को लगा दिए। ट्रम्प के बिटकॉइन पे लगा दिए, ट्रम्प के कॉइन के ऊपर लगा दिए। तो कहीं से कुछ अपने आप को भी पैसे-वूसे बनाने की कुछ बात हुई है। सर इलॉन मस्क को भी देखिए, ये भी कोई दूध का धुला नहीं है। जब ये एस्टेब्लिशमेंट में इसने जॉइन करा था, इसके टेस्ला-वेस्ला के शेयर्स तो थे जो थे। जो इसकी जो एक्स कंपनी है जिसको ट्विटर बोलते हैं, उसकी हालत काफ़ी खराब थी। और जैसे-जैसे उसने ट्रम्प को सपोर्ट करा, वैसे-वैसे जो ट्विटर कंपनी है उसके शेयर ऊपर चलते गए। टू अ पॉइंट जो उसको लॉस हो रहा था ट्विटर के अंदर, आज वो लॉस नहीं है। ठीक है? तो गवर्नमेंट में रह के उसने भी पैसे बना लिए अपने। लेकिन गवर्नमेंट में रह के उसको अपना थोड़ा लॉस हुआ, दूसरी कंपनी में। एक कंपनी बच गई, एक कंपनी में थोड़ा लॉस हो गया। देखिए सर, ये सारे अपनी जेबें भरने के लिए बैठे हैं वहाँ पर, एंड वो चीज़ बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट करती है जहाँ पर जो एक ऑर्डर चेंज होने वाला था दुनिया का और चीज़ें बदलने वाली थी, वो थोड़ा डिले होगा। तो पहला ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये इतनी गलतियाँ करें कि भैया इनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, कि अपने आप ही दुनिया बदल गई और कुछ कर ना पाएँ ये बीच में। तो ऐसे ही दोनों में से कुछ एक चीज़ निकलेगी बाहर। और ये जो रशिया के अंदर चीज़ें हो रही हैं सर, ये बेसिकली एक रिएक्शन के लिए है कि पुतिन बड़ा ज़ोर से रिएक्ट करे, उसके बाद दुनिया भर में देखो जी पुतिन ये कर रहा है, पुतिन वो कर रहा है। वो पूरा नैरेटिव चलाने को भी इनको मिलता है। तो एक लेफ्टिस्ट विक्टिम कार्ड आ जाता है, जो थोड़ा बहुत ट्रम्प पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, वो हट नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें करने के लिए इन लोगों ने ये चीज़ करी है सर। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन है ये। लेकिन रशियंस क्या है ना सर, रशियंस की तरफ से अगर आप देखें, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, लड़ाई है, उन्होंने कुछ करा है, कोई बात नहीं, हम भी देखेंगे। तो वो प्रोवोकेशन को उस तरह ले नहीं रहे हैं, क्योंकि रशियंस को पता है सर ये प्रोवोकेशन करेंगे तो कहीं न कहीं नेटो बीच में घुस गया तो फिर हाथ से निकल जाएगी चीज़। तो ये बड़ा डेंजरस सा सिनेरियो है, जहाँ पर वॉर रोकने की कोशिश के बीच में वॉर को बढ़ाया जा रहा है। एंड दुनिया में हमको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए सर, ये चीज़ नोट में ली जाएगी कि भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में अपने हाथ में पूरा कंट्रोल रखा था, अगर वो कंट्रोल ना रखता सर, तो आज जो सबसे ज़्यादा वो चल रहा है ना, सीडीएस ने ये क्यों बोला, सीडीएस ने वो क्यों बोला। देखिए सर, एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, भारत ने जिस तरह से इस ऑपरेशन को खोला था, अगर उस तरह से ऑपरेशन ये खोलता नहीं, तो आज जो नैरेटिव आपके साथ में है, जहाँ पर आप लोग एक चीज़ बड़ी क्लियर मानते हैं कि भारत का रिस्पॉन्स करने का एक राइट था, जिसके बारे में किसी ने दुनिया में किसी ने डिबेट नहीं करी है। वो राइट आपके पास नहीं रहता। तो एक रिस्क लेके जो कुछ काम किया गया, उसके अंदर कुछ अगर ऊपर-नीचे हुआ भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? दैट्स हाउ द गेम इज़। आई मीन आपकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स होती हैं सर, ये उसके अंदर लॉस जो होता है ना, वो ऑलरेडी रखा होता है कि भई ये अगर चीज़ करेंगे तो इतना लॉस हो सकता है हमको। इसको एक अट्रिशन रेट बोलते हैं सर। ऑफिशियल नेम इसका ये है, अट्रिशन रेट बोलते हैं इसको। कि भई अगर आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, तो आपका कितने लोग मर सकते हैं उसके अंदर, कितने लोग इंजर होंगे, कितने लोग ये होंगे, इसका असेसमेंट किया जाता है। कि भई दूसरी तरफ से कुछ करेगा तो वो क्या होगा? और ये तो पार्ट ऑफ द गेम है सर। तो रशिया इज़ आल्सो टेकिंग इट एज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, और उसका रिस्पॉन्स आएगा, बहुत बुरी तरह आएगा। यूक्रेन को ऊपर से नीचे तक तोड़ेगा। लेकिन रशिया उस जगह पे एस्केलेट नहीं करेगा सर, जहाँ पर आज काफ़ी पब्लिक डोमेन के अंदर जी न्यूक्लियर वेपन चलेगा, ये वो एंड ऑल दैट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, मेरे को लगता नहीं है। तो ये पूरा एक चक्कर है जहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ें आगे जाने वाली थी, वो रुक गई हैं, कुछ चीज़ें आगे चली गई हैं, कुछ चीज़ें अटक गई हैं। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज में ये चीज़ें होंगी सर, क्योंकि जो दुनिया का चेंज है उसके अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल, दीज़ आर स्मॉल टाइम्स। अ, दुनिया चेंज होने में 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल लग जाते हैं। सो ये 2-3 साल का गैप अगर कुछ है भी बीच में, वैसे भी जो सिचुएशन हो रही है वेस्ट के ऊपर, जिस तरह का ट्रस्ट और ये सब चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह की बातें आप भी कर रहे हो, दुनिया भर में हो रही हैं, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी सर। तो जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं, वो करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसमें ये मार खाएँगे सर।
आप म्यूट है सर। जी, आप ये बताइए, बहुत सारे महारथी मैं देख रहा हूँ जो यूट्यूबर भी हैं, बड़े-बड़े पत्रकार हैं, रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। वो कह रहे हैं कि कीव की हालत तो अब गाजा जैसी बना देंगे पुतिन, या अब परमाणु बम से तहस-नहस कर देंगे। एक ने हेडिंग लगाया कि 24 घंटे के भीतर जो है यूक्रेन की जो है वो ऐसी-तैसी हो जाएगी। ये जो उन्माद फैलाने की कोशिश होती है, ये जो अपने हिसाब से अपने वेव्स जो है बढ़ाने की और ये एक वातावरण पैदा करने की जो कोशिशें होती हैं, एक्चुअल में आपका आकलन क्या है? पुतिन क्या करेंगे और टाइम लेंगे? कब करेंगे? सर एक इमीडिएट रिस्पॉन्स तो आएगा, ठीक है? वो तो आना शुरू हो गया है, उनके कल रात को फैसिलिटीज़ के ऊपर काफ़ी टारगेट किया गया है। लेकिन देखिए सर, इसके अंदर भी रशिया की तरफ से भी बड़े सवाल उठते हैं कि यार मुझे ये बताओ, आपके पास इतनी ज़बरदस्त एयरफ़ोर्स है, आप यूज़ क्यों नहीं करते? और ये चीज़ मैं नहीं, ये रशियन ब्लॉगर्स पूछ रहे हैं कि भई ये इंडियन एयरफ़ोर्स ने देखो पाकिस्तान की एयरफ़ोर्स की फ्लाइंग कैपेसिटी उड़ा दी 80 घंटे के अंदर। हम 3 साल से लगे हुए हैं, अभी भी प यूक्रेन की एयरफ़ोर्स उड़ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये सवाल अभी उठाए जाएँगे सर। और देखिए पुतिन और मोदी जी के बीच में एक बड़ा सिमिलैरिटी है कि ये बड़े ठहरे हुए लोग हैं। दोनों लगते बड़े अग्रेसिव हैं बट बहुत ठहरे हुए लोग हैं। बहुत सोचते हैं, समझते हैं, फूँक-फूँक के चीज़ें करते हैं। क्योंकि इनको पता है सर कि आगे के रिपरकशंस जिस तरह का ये जो डीप स्टेट और ये लोग बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं इनकी एक एक कोई गलती करें और ये खाएँगे पकड़ के उनको। इनका पूरा इन दोनों को पता है कि ये होगा इनके साथ अगर ये कुछ गलती करेंगे। तो पुतिन साहब को अगर आप देखें बोलते हैं सब डिक्टेटर हैं, ये है, वो है। डिक्टेटर नहीं है सर, अंदर भी काफ़ी उनके आवाज़ें उठती हैं। लोग बड़े परेशान हैं, लोग बड़े गुस्सा हैं इस टाइम पे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है हमारे घर के अंदर आके इतना सब कुछ कर जाए। और यही चीज़ लोग पूछ रहे हैं कि भई इंडिया में ऐसा क क्या किया कि एक भी ड्रोन कहीं पे भी नहीं लगा? ऐसे कैसे हो रहा है कि हमारे ड्रोन्स हमारे घर के अंदर से उड़ के कर रहे हैं? तो अभी जो इनकी इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए सर पुतिन साहब एक बड़ी टेढ़ी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं इस टाइम पे। बट एक चीज़ मिलिट्री के तौर से अगर आप देखेंगे सर वॉर है, उन्होंने एक एक्शन करा है, आपको डैमेज हुआ है। उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और ये होता है सर, वॉर के अंदर डैमेज तो होगा। तो रशिया उस तरफ से देखेगा इसको। लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ कि कोई अगर आपको बोले कि ये पूरे वॉर के अंदर ये गेम चेंजर मोमेंट है, नहीं है। इट्स नॉट देयर सर। क्योंकि ऑन द ग्राउंड जो है, कैपेबिलिटी जो है रशिया की, लड़ने की कैपेबिलिटी जो है, वो चेंज नहीं हुई है सर। रशिया के पास अभी भी उतने ही ट्रूप्स हैं, उतना ही सब कुछ है। ये ठीक है, आपने 10-12 जहाज उनके मार दिए, उनके पास नए बन रहे हैं सर। उनके अब वो बोलते हैं नहीं जी ये बड़े वाले रॉकेट्स लेने के लिए हैं, उनके पास हैं नए जो ये रॉकेट्स लेके जा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ था कि ये पर्टिकुलर जहाज 4-4 रॉकेट लेके जाता है, बाकी दूसरा जहाज 1 लेके जाता है। तो इसके पास एक कैरिंग कैपेसिटी थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर भी फायर नहीं होगी। दूसरा, ये जो जहाज डैमेज कर रहे हैं सर, ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स मतलब ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ सर। अमेरिका और रशिया के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी जिसको सॉल्ट बोलते हैं। इसकी 2 वर्जन्स हुए थे सर, ठीक है? सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2। उसके हिसाब से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बारे में बात करी गई थी कि जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स होंगे, वो ऐसी जगह पे होंगे जो ऑब्जर्वेबल रहें। सैटेलाइट से आप देख सको उनको। तो अगर आप देखेंगे सर अमेरिका के भी जो बॉम्बर बेसेस हैं, उसके अंदर बॉम्बर्स खुले खड़े होते हैं। इवन अभी यहाँ पर ये देगो गार्सिया में ये लोग बॉम्बर्स लेके आए, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबल हैं, तो वो खुले में खड़े होते हैं। ये एक ट्रीटी है। अब इस ट्रीटी का फायदा उठाया गया है और ये फायदा जो उठाया गया है सर, ये बिना वेस्टर्न हेल्प, बिना सीआईए के हेल्प के नहीं हो सकता। तो अगर आपके पिछले सवाल को इसमें भी थोड़ा मैं जवाब दूं कि भाई इसका मतलब तो ये है कि ट्रंप के वश में उसका जो गवर्नमेंट है वो नहीं है। कुछ लोग हैं अभी भी इस गवर्नमेंट के अंदर जो ट्रंप की बात नहीं सुन रहे और पॉलिसी चेंज जो वो करना चाह रहा है उस वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है।
यहाँ पर मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, पुतिन साहब ने करीब 3 महीने पहले अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को एक लेक्चर दिया था, जहाँ उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि देखिए, हाँ जी, हम वेस्ट से बात कर रहे हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द वेस्ट, क्योंकि ये बदलेंगे नहीं। क्योंकि रशिया को समझ में आता है यार कि भई ट्रम्प 3 साल है, 4 साल है, उसके बाद क्या? और जिस तरह से आप भी डील कर रहे हो अमेरिका के साथ, इट इज़ जस्ट दैट कि भई ट्रम्प है, ठीक है, चेंज कर रहा है वो कुछ चीज़ें, जहाँ पर हमको पसंद है हम उसके साथ काम करेंगे, जहाँ नहीं पसंद हम नहीं करेंगे। और वही चीज़ रशिया भी कर रहा है उसके साथ। तो आप इनिशियली देखेंगे जब ट्रम्प थोड़ा सिंसियर था, जब ये पैसे-पूसे की बात नहीं हुई थी, तो रशिया भी उससे बात करने को राज़ी था। पुतिन और ट्रम्प की बात हुई काफ़ी बारी। उन्होंने एक जगह पे लेके आए, आराम से ये लोग बात कर रहे थे, ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे, जॉइंट डील्स के बारे में बात कर रहे थे, रेयर अर्थ के बारे में, तो काफ़ी कुछ आगे जा चुका था। और यहाँ पर आप देखेंगे अभी मोदी साहब के साथ भी ऐसे ही कुछ था और वो सब रुक गया है। क्योंकि सर वो सब चीज़ें थी जिससे जो गेम था वो चेंज होना था और वो चीज़ हो नहीं सकती। ना पुतिन साहब पे वापस अगर मैं आऊँ, तो एक हमला तो वो करेंगे, ज़ोर से करेंगे और इस टाइम पे अगर आप देखें कि इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन की टीम्स बैठी हैं, दोनों नेगोशिएशन करने के लिए सामने-सामने पहली बारी इन हिस्ट्री। सो नेगोशिएशन तो कर नहीं रहे सर, वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली एक-दूसरे की जो डिमांड्स हैं, वो एक-दूसरे को दे रहे हैं। वहाँ पर रशिया की डिमांड्स बड़ी क्लियर हैं। 4 ये ओब्लास्ट हैं भई, यूक्रेन को मिलिट्री कैपेसिटी कम करनी पड़ेगी और नेटो को वो नहीं जॉइन करेगा। 4 जो रीजन्स हैं जो रशिया के हैं, वो उनके रहेंगे। यूक्रेन बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जो मर्ज़ी करूँ, ये 4 रीजन में नहीं मानता, मैं क्राइमिया में नहीं मानता, मैं ये भी नहीं मानता, तो बेसिकली क्या है सर, एक डेडलॉक है। ना वो हिलने को तैयार है, ना वो हिलने को तैयार है। और यहाँ पर यूरोप बीच में आता है क्योंकि यूरोप को पता है कि अगर ये वॉर खत्म होगी तो अमेरिका यहाँ से निकलेगा बाहर। उसको ये डर है कि अमेरिका अगर यहाँ से निकल गया, तो हमको रशिया से कौन बचाएगा? तभी आप देखते हैं कि यूरोप की तरफ से, ओह जी, हम $800 बिलियन खर्चा करेंगे, हम रशिया से हम अपने आप करेंगे 10 साल के अंदर अपने। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म में उनको पता है कि अमेरिका कभी ना, आज तो हमने रोक लिया, लेकिन कभी ना कभी तो अमेरिका निकलेगा यहाँ से और जब निकलेगा तो हमारी हालत खराब होगी, तो उसके लिए हमको अपनी मिलिट्री बनानी है, जो इम्पॉसिबल है। डेट पे मिलिट्री नहीं बनती है, जैसे पाकिस्तानी, ये तो टिपिकल पाकिस्तानी बिहेवियर है कि लोन लेके मिलिट्री बना लो। ये उसपे नहीं बनती है सर। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, आपका मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें आगे आपको लेके जानी पड़ती है। प्लस आपकी पॉपुलेशन को पैट्रियोटिज़्म होनी चाहिए ना, आपने वहाँ पर तो पूरी वोकिज़्म बना रखी है। तो वो तो मानते ही नहीं भैया, ये जर्मनी, फ्रांस, ये ठीक है जो भी है, अब वो बॉर्डर-शॉर्डर तो है ही नहीं। आपने अपने आप ही इतने बॉर्डर तोड़ रखे हैं। तो क्या यूरोपियन आर्मी बनाओगे आप? तो ये इनको पता है सर कि अमेरिका यहाँ से हटा और इनकी दुर्घटना घटी। तो जो रशिया का एक होक्स बना के बैठते हैं, वो जी रशिया आके यूरोप ले जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। ये सब चीज़ें इसलिए बोली जाती हैं ताकि अमेरिका इस गेम के अंदर बैठा रहे। क्योंकि अमेरिका शिफ्ट करेगा मिडल ईस्ट में और मिडल ईस्ट से खेलेगा वो चाइना का गेम अगला। तो ये चीज़ अभी होगी हमारे आँखों के सामने, बट ये डिले हो रहा है सर, और कुछ नहीं है। और इस तरह की घटना अगर भारत में कहीं हो जाए, ईश्वर ना करे, तो सर यहाँ तो किसी एक आधे जेट को लेकर के लोग छाती पीट रहे हैं, अपने अतीत को भूल जाते हैं कि कितने बड़े बड़े नुकसान हुए हैं अलग अलग वार सिचुएशंस में। यहाँ कोई एक जेट जो है, और पता नहीं वो गिरा भी है कि नहीं गिरा है या कुछ दूसरी प्रॉब्लम आई थी, उसको लेकर के ही ये पार्लियामेंट का सेशन बुलाने पर आमादा है। 200 सांसदों की एक चिट्ठी प्रधानमंत्री के नाम जा रही है, जी स्पेशल सेशन बुलाओ। स्पेशल सेशन क्यों बुलवाया जा रहा है ये भी हम और आप जानते हैं। तो रूस में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके 40 बॉम्बर जिनको आप बता रहे हैं कि न्यूक्लियर एसेट्स के लिए है, वो उन हथियारों के लिए हैं, वो बड़े बड़े बॉम्बर जो हैं उसके नष्ट कर दिए गए। तो वहां तो मुझे लगता है कि पुतिन की पूरी ऐसी तैसी कर देनी चाहिए थी, पूरे देश को मिल करके। यही तो बात है ना सर, यही तो बात है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एक 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 लेवल ऑफ मैच्योरिटी होती है, जो हमारी पॉलिटी में बिल्कुल भी नहीं है सर, है ही नहीं। आई मीन मैं कुछ टेढ़ा नहीं बोल रहा, ये इतने देखिए सर, एक एक चीज़ इनको समझ में नहीं आती, क्योंकि इन लोगों ने
और बीजेपी का भी काउंटर अटैक काफी जबरदस्त चल रहा है, जहां पर वो बोल रहे हैं कि भैया आप हमको बोल रहे हो ये सब चीजें, तो आपने 47 में क्या करा, 65 में क्या करा, 62 में क्या करा, चिच्चा जी ने कहाँ कहाँ चिट्ठियां लिखी, वो भी निशिकांत दुबे जी लगे हुए निकालने के लिए। देखिए सर, ये बकवास है, एब्सोल्यूट बकवास है। ये लोगों को गुमराह करने की चीजें हैं, और इनको पता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी साहब के नंबर तो बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है जी। अब उसको किस तरह कम किया जाए, कुछ भी पकड़ो, किसी चीज को भी पकड़ो और किसी तरह कम करो, उसका इनका नैरेटिव है। ये चीजें सर टाइम पास है, क्योंकि कल इनके पास कोई और छुतरी छोड़ देगा, उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी बिहार आ रहा है, तो अभी 1 डेढ़ महीने के अंदर ये जाति 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 शुरू हो जाएंगे। इनका इनका क्या कहना सर। बट एक चीज हो रही है सर, इस बारी जो रिएक्शन है लोगों का, और मैं ये बड़ा ध्यान से देख रहा हूं, इस बारी रिएक्शन थोड़ा, गुस्सा तो था ये हमारे, बट इस बारी फिर भी एक मेच्योरिटी दिख रही है मुझे। जो सीज फायर के टाइम पे, 2 हफ्ते पहले सीज फायर के टाइम पे सब गुस्सा हो गए थे, मेरी तरह लोगों ने लिखा था कुछ, हमारे ऊपर गालियां शाली पड़ी थी, बहुत लोगों ने चिल्लाए थे, ए तू साला मोदी भक्त ये वो। एनीवेज, 2 दिन के बाद जब मोदी जी ने आके सब कुछ क्लैरिफाई करा, डीजीएमओ ने चीजें बताई, तो वो लड़ी है, ये किया हमने, ओहो हो, नहीं नहीं नहीं, जीत गए, अब तो जीत गए यार। तो सर ये गेम ऐसी होती है, आपको पता, हमको पता नहीं है सीडीएस ने क्यों बोला, किसको मैसेज भेजने के लिए बोला, क्या वो मैसेज भारत के लिए था कि बाहर के लिए था कि किसके लिए था। देखिए सर, वो बेवकूफ तो नहीं है, 4 सितारा जनरल है वो, उसने 40 साल से ज्यादा काम करी है फौज के अंदर, बेवकूफ तो सही। नहीं है, उसको पता है वो कहाँ क्या बोल रहा है। तो इसके कई चीजें हो सकती हैं। अब देखिए सर, हमारी पॉलिटी में हर चीज के लिए पार्लियामेंट सेशन, अब ये पार्लियामेंट सेशन चाह रहे थे कि ऑप सिंदूर आप पाकिस्तान को जवाब कैसे दोगे। अच्छा जी, पार्लियामेंट में बता रहे थे आके, आई मीन यही चीज सवाल पूछे गए थे ना कि भैया आप जवाब कैसे दे रहे हो, हमको डिस्कस करना है। ये तो टाइम पास है सर। और आपको भी पता है, पिछले कुछ सालों से जब भी पार्लियामेंट का सेशन आ रहा होता है, अभी मॉनसून का सेशन आएगा अगले महीने है मेरे ख्याल से, कब है सर, जुलाई को, मेरे ख्याल से जुलाई में। जी, जी हाँ, जी हाँ। जैसे ही शुरू होता है उससे पहले कुछ ना कुछ उल्टे काम होंगे। तो मैं तो ये चीज बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, अडानी की न्यूज पे थोड़ा ध्यान रखें, कुछ ना कुछ वहां पर एक आधा कुछ अमेरिका से आएगा, यूरोप से आएगा, कहीं ना कहीं से कुछ आएगा। एक ये सब कुछ पकड़ेंगे ये लोग, बिकॉज इनके पास और कुछ है नहीं, इश्यूज नहीं है सर। और यहां पर आप अगर आप देखें, जो पिछले पार्लियामेंट सेशन के जो इश्यूज थे, उसमें इन्होंने लड़ने की बहुत कोशिश करी, और लेकिन एक भी नहीं निकला। यहां तक कि आप देखें, इकोनॉमी पे बिल्स थे, इकोनॉमी आपकी 7.4, अब जो इकोनॉमी के बारे में 4 ट्रिलियन, तो अब तो करण थप्पड़ जैसे लोग बैठ के वहां पे बोलते हैं नहीं जी पूरा फेक है। तो आपको वो दिख रहा है कि इनके हाथ से वो भी निकल गया, क्योंकि पिछले पार्लियामेंट सेशन में लोग बोल रहे थे जी स्लो डाउन हो गया जी, मोदी ये वो, हमारी इकोनॉमी डब्बे में जा रही है, क्या एफडीआई जा रहा है, ये है वो है, वो सब बकवास करी थी लोगों ने फरवरी के टाइम पे। उसके बाद देखें जी, इमिग्रेशन फॉरेनर्स बिल के ऊपर बकवास करी थी जी, ये होगा जी वो होगा जी, तो यहाँ पर ऑपरेशन पुशबैक चल रहा है, और दिख रहा है हमको, तो यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में भी चीजें खाली हो रही हैं। तीसरा जो था वक्फ, अब वो वक्फ भी, वक्फ के बारे में ये कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको पता है खत्म हो गया गेम वो। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानने वाला है कोई स्टेज 2 के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि साहब कुछ नहीं है इसके अंदर, हमको तो कुछ दिखता ही नहीं है। और आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा तो उसकी पूंछ पे पैर रखा हुआ है मोदी जी ने। तो सर जब सही। चारों तले चित हो ना आप, तो आपको फिर कोई चींटी मिलती है, उसका आप राई का पहाड़, या चींटी काटने वाली बात होती है, हाथी को राई का पहाड़ बना रहे हो, और कुछ नहीं है सर। देखिए सर, हमारे पास इस टाइम पे अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे, जो एक कॉन्फिडेंस है देश के अंदर, वो पहले 6 महीने पहले नहीं था। 6 महीने पहले जब कोई बोलता था बांग्लादेश की आर्मी आ रही है, लोगों के पसीने छूटने शुरू हो जाते थे। आज लोग बोलते हैं बांग्लादेश की आर्मी आ रही है, और पंजाब पुलिस को भेज दो, देख लेंगे वो टोला, आर्मी को तंग मत करो हमारी। तो आज वो कॉन्फिडेंस है देश के अंदर, और ये कॉन्फिडेंस इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैंने बोला था कि एक आधा मिलिट्री एक्शन आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तब जाके आप नेक्स्ट लेवल ग्रेजुएट करोगे एज अ पावर इन द वर्ल्ड। और वो आपने करा है, और वो जारी है, और भी हो सकता है उसके अंदर, कभी भी हो सकता है उसके अंदर, हमको भी पता है। कल रात को पता चल रहा था कि पाकिस्तान में बड़े डर लगा हुआ था उनके वहां पर,
इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, कुछ भारत करने वाला है, फटी हुई थी इनकी वहां पर। तो ये भी चलता है, ये भी पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर है सर। आपकी तरफ से कुछ छुतरी छोड़ी होगी आपने कि भाई हम आ रहे हैं। सही। आपके 3-4 जहाज उड़े होंगे यहाँ से फुल्ली लोडेड एकदम। ओ भैंसिया फिर आ रहे हैं। आपके 2-3 जो जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं उनको टर्न किया गया होगा, तो ये एकदम से पागल हो जाते हैं। तो ये चीजें भी करोगे आप, तो ये देखिए सर, ये इनकी समझ के बाहर है। इनकी समझ के बाहर है ये चीज। एंड यहाँ पर जैसे जिस तरह से मैं देख रहा था, राजीव सरदेसाई कल एक रिटायर्ड एयर मार्शल के ऊपर जिस तरह से वो बात कर रहा था, इनको शर्म नहीं आती? 40 साल उस बंदे ने अपने खून पसीना बहा के इस देश को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में घूम घूम के चला चला के इतनी सी जगह के अंदर बैठ के गर्मी में, सर्दी में, बरसात में सब कुछ कर रहा था। और जिस तरह से व्हाई शुड द सीरियस टॉक लाइक, अरे भाई, अब आप मिलिट्री टैक्टिक्स पे सवाल उठाओगे। अब आप ये भी सवाल उठाओगे कि साहब वो ऐसा है, जो अभी एक जहाज मैंने देखा लेह में उड़ रहा था, वो तेजस क्यों है और सुखोई 30 क्यों नहीं है? पार्लियामेंट सेशन बुलाओ। ये चीजें सर मजाक हैं। इसका आपको भी पता है सर, देश में लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर, थूकते हैं इनके ऊपर लोग आजकल। और आदि जिस जी। तरह से निशिकांत जी ने ले रखी है ना इनकी ऊपर से नीचे तक, रोज 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 रोज। और वो भाई, मैं पता नहीं यार उनके पैर कहाँ हैं मालिक। वापिस आ जाओ सर, आप एमपी डेलीगेशन में कहीं बाहर हो। वो बाहर हैं लेकिन यहाँ का काम नहीं रुका। रोज एक खुलासा, रोज एक खुलासा। और कल का खुलासा तो बहुत ही गंदा था। तो ये ये है सर। राजदीप राजदीप सरदेसाई, आरफा जैसे लोग, ये अपने यहाँ 22 अप्रैल को जो सिविलियंस मारे गए, पहचान करके मारे गए कि ये हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने मारे गए, उन सिविलियंस का दर्द नहीं हुआ इनको। इन्होंने एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश की। जब बहावलपुर मुरीद के और इनके हिजबुल का ये सियालकोट में हेडक्वार्टर ध्वस्त किए गए और बाकी जगहों पर, कि जी वहां सिविलियन मारे गए इस कार्रवाई में। यानी हाँ, इनको तो सिविलियन ही पाकिस्तान थे के टेररिस्ट। सिविलियन की चिंता है, सर भारत टेररिस्ट के सिविलियन ही सिविलियन। होता है। टेररिस्ट सिविलियन ही होता है। टेररिस्ट थोड़ी यूनिफॉर्म पहनता है। यूनिफॉर्म बंदे को आप आर्म फोर्स बोलते हो ना। तो टेररिस्ट तो टेक्निकली सिविलियन ही है। तो हाँ, सिविलियन मरे, उसमें पॉइंट क्या है? मेरे को समझ सी ये सर वही बोल रहा हूँ। ये इनको आवाज निकालनी है सर। देखिए, एक जो केओस थ्योरी होती है, द थ्योरी ऑफ केओस को अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, और ये जो रूल्स ऑफ रेडिकल्स है, एक किताब है सर, अगर आप उसको पढ़ेंगे, सॉल एटकिंस की किताब है सर, रूल्स फॉर रेडिकल्स करके। उसके अंदर वो बताते हैं कि देखिए, 100 लोग खड़े हैं, उसमें से एक है, 100 लोग चुप खड़े हैं, एक है बहुत जोर से बोलता है, वो छाती पीट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और जो 100 लोग खड़े हैं वो कुछ नहीं कर रहे, वो देख रहे हैं, वो ठीक है। आवाज किसकी जाएगी सर? जो एक वो बकवास करता है। तो राजदीप सरदेसाई अपने आप को वो चीज बनाता है सर। तो एक, अब इनको कोट किया जाता है बाहर के न्यूज़पेपर्स में, बाहर के मीडिया के अंदर, थिंक टैंक्स के अंदर। तो ये बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि ये बोल सकें, नहीं नहीं नहीं, व्हाट इंडिया इज सेइंग इज नॉट करेक्ट, आप डाउट करिए। अब ये चीजें सर बहुत सारे नैरेटिव्स के लिए यूज होती हैं। ये वेपन्स के लिए यूज होती हैं, ये आपके सिक्योरिटी नैरेटिव्स के लिए यूज होती हैं, ये आपसे अगेंस्ट यूज होती हैं, ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूज होती हैं। आपको भी पता है किस किस के स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन में यूज किए गए। तो ये सर एक 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 बड़ी पहुंची हुई चीज है जिसको यूज किया जाता है ताकि आपको, अब मैं क्या बोलूं सर, आपको बस ये चीज दिखाई जाए कि भैया नहीं नहीं यार, आप तो यू नो आप तो यार आप नहीं नहीं, आपके अंदर इतना दम नहीं है सर। आप जरा ऐसी बेवकूफ से लोग हो, राजदीप की बात सुनेंगे हम लोग। तो ये इनका प्लान है सर। दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक गेम जो ये लोग करते हैं। और उसके अंदर हमको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बड़े बदतमीज लोग हैं सर। और ये देखिए, जितने ज्यादा लोगों को इनके बारे में पता रहे कि भैया ये इनकी आत्माएं परेशान हैं और इनको थोड़ा ध्यान से हमको देखना है और इनकी बातों पे विश्वास नहीं करना, उतना बेटर है सर। क्योंकि ये जितना ये ऐसी चलता रहेगा, उतनी अराजकता ये फैलाएंगे जब तक ये खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही इनका गेम खत्म होना शुरू होगा, आप देखेंगे सारे ये जाके क्या अपना
रिटायरमेंट लेके बैठ जाएंगे कि जी हमारा हो गया, हम जा रहे हैं अभी। और उसके बाद इनको मिल जाएंगे जबरदस्त कहीं ना कहीं इधर बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और फिर किसी थिंक टैंक में बैठेंगे, पूरी उम्र देश को उल्टे सीधे चीजें बोल बोल के फिर गुमराह करते रहेंगे सर। सही कह रहे हैं। कुल मिलाकर के इन लोगों का प्रयास यही लगता है कि क्रेडिट जो है वो मोदी को ना मिले, देश एकजुट दिखाई ना दे, और बाहर ये मैसेज जाए कि वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है और सब एक साथ नहीं खड़े हुए हैं। ये सर एक बड़ा मैसेज। इसमें एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप देखिए सर, शशि थरूर साहब बाहर खड़े होके, चाहे लोग उसको पसंद करें ना करें, इस टाइम पे देश की बात तो कर रहा है ना, इस टाइम पे देश की बात कर रहा है वो। तो अभी उसको ही तुम बोल रहे हो कि ये गद्दार है, तो ये क्या कैसी बात होती है कि भाई जो देश की बात कर रहा है वो गद्दार हो जाता है? तो ये और ये मेरे को बताइए, समझ नहीं आता ये मेरे को ये सर। ये बताइए आदि जी, हालांकि दूर की कौड़ी है, लेकिन अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन कहाँ खड़ा हुआ होगा और भारत के लिए क्या ऑप्शन होंगे? देखिए सर, इस बारी मैं तो ऑलरेडी बोलता रहता हूँ कि मेरे हिसाब से तो अ काइंड ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर इज ऑन, अ काइंड ऑफ, क्योंकि इस बारी आप वो उस लेवल पे, जब एक कॉन्सेंट्रेटेड थर्ड वर्ल्ड वॉर थी, जब आपस में लोग लड़ रहे थे, वो चीज नहीं होगी सर। ये जो तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है, मेरे हिसाब से ये शुरू हुई है 2014 के बाद से सर, जब से ईस्ट और वेस्ट के बीच में टेंशन शुरू हो चुकी है। और ये पॉलिटिकल टेंशन है, मैं मोदी साहब की बात नहीं कर रहा, ये पॉलिटिकल टेंशन है, जहां पर मोदी, ट्रंप, बोल्सोनारो, मेलोनी, हंगरी के ओरबान, ऐसे ऐसे लोग आ गए, तो उनका जो एक टोटल कंट्रोल था देश की दुनिया के ऊपर, उससे पहले तो जो जहां मर्जी जो मर्जी बोलते थे वो करते थे लोग, जिसको मर्जी ठोकना है आप देख लीजिए। 2008 तक तो अमेरिका जो मर्जी करना था, जहां मर्जी जाके ठोक दिया, किसको कर दिया, उसको बॉम्ब कर दिया, लिबिया तोड़ दिया हमने, सीरिया तोड़ दिया, ये कर दिया, सब करते थे ये लोग। तो जहां पर ये देश उभरने शुरू हुए और नए लीडर्स उभरने शुरू हुए, इनको झटका लगा वो। तो मेरे हिसाब से तो पॉलिटिकल वॉर स्टार्टेड समवेयर 2013 2014 में सर। फिजिकल किनेटिक वॉर का एक छोटा सा झटका लगा था जब रशिया ने क्राइमिया को लिया था 2014 के अंदर। एंड वो एक मोमेंट मेरे को दिखता है जहां से पूरा बेसिकली हम रास्ते में चल पड़े ऑफ अ लार्ज स्केल टेंशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं सर 2016 19 16 18 19 में भारत पाकिस्तान के बीच में झगड़े हुए, भारत चाइना के बीच में झगड़े हुए, उसके बाद कोविड आ गया, भारत चाइना का हुआ, रशिया यूक्रेन का शुरू हो गया, इधर पे आपका इसराइल का ये सब शुरू हो गया। तो ये पूरा जो बैक टू बैक एकदम से चीजें शुरू हुई और कोई खत्म होने के नाम नहीं ले रही हैं। और जिसके अंदर अगर आप देखेंगे कि दुनिया में हर कोई एक एक जगह पे फंसा हुआ है इन दोनों युद्धों की वजह से, इन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये आपको दिखता ही है सर, ये तो बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है, लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अभी जो बोलते हैं ना डाउनवर्ड इफेक्ट्स, देखिए आप, हमास ने जिस तरह से करतूतें करी, उसी तरह से पहलगाम में करतूतें हुई, तो डाउनवर्ड इफेक्ट हो गया एक वहां पर। वही चीजें हम बांग्लादेश में देख रहे हैं इस टाइम पे, तो एक और डाउनवर्ड इफेक्ट हो गया वो रेडिकलाइजेशन का। भारत का रिस्पॉन्स रशिया इसराइल की तरह हमने भी रिस्पॉन्स करा, तो एक और डाउनवर्ड इफेक्ट हो गया वो। अभी यही चीज क्या ईस्ट एशिया में जाती है, जहां पर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनमें से कुछ कहीं गड़बड़ करता है। साउथ कोरिया में एक कू हुआ था प्रेसिडेंट साहब ने बोला एक रात को कू हो गया, वो प्रेसिडेंट को उठा के जेल में डाल दिया, इतना सब कुछ हुआ वहां पर। तो ये सब भी एक चक्कर है। तो सर टाइम अच्छा नहीं है, और ऊपर से अफ्रीका में तो सर क्या क्या चलता है आधे लोगों को तो पता ही नहीं है। आधे लोगों को तो पूछेंगे कितने देश हैं अफ्रीका में, वो नहीं पता होंगे। वहां पर इस टाइम पे 8 9 बड़ी बड़ी जबरदस्त वॉर चल रही हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर व्हाइट परसिक्यूशन, ये सब चीजें चल रही हैं जिसके बारे में ट्रंप काफी रोता रहता है। साउथ अमेरिका के अंदर अगर आप देखेंगे कि वहां पर जो वेनेजुएला है, वो उसके साथ वाला जो नेबर है, वहां पर उसके साथ में काराकास एक रीजन है, वो लेने की बात करता है। वहां अमेरिका का इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है, बाय द वे गयाना के साथ हमारे काफी इंटरेस्ट है। तो ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है सर। आर्म्स प्रोलिफिकेशन हो रही है, चारों तरफ वेपन जा रहे हैं इधर से उधर, किसी को कोई कंट्रोल नहीं है।
न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, कौन कब यूज करेगा किसी को पता नहीं। ईरान एक और न्यूक्लियर कंट्री होने वाला है, इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो नॉर्थ कोरिया वाला मिसाइल फायर करता रहता है, चाइना उल्टे सीधे काम कर रहा है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पता नहीं है नहीं है किसके हैं। तो सर ये सब अगर आप इन सबको एक साथ में डालेंगे तो आपको दिखता है यार गड़बड़ तो चल रही है बहुत जबरदस्त, और कभी भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। हर जगह सर आग है। अब वो कौन सी आग में कौन घी फेंकेगा और कौन भड़केगा उसके बाद कहना बड़ा मुश्किल है, बट हर जगह आपको दिख रहा है, हर कोने में आग है, जो 10 साल पहले इतनी बुरी हालत नहीं थी देश दुनिया की। तो हम एक बड़ी डेंजरस टाइम पे जा रहे हैं सर। और देखिए ऐसा है, उसके बाद एक बंदे को स्टार्ट करना है, रोकना मुश्किल हो जाएगा उसके बाद। तभी आप देखते हैं जो बड़े लीडर्स हैं दुनिया में, पुतिन साहब हैं, मोदी जी हैं, लड़ते भी हैं, ध्यान से लड़ते हैं, उनको पता है यार बेवकूफी करेंगे हम फंस जाएंगे। ठीक है, ध्यान से जो एक्शन लेना है बड़ा सोच समझ के, धीरे से सोच के तब लेते हैं वो। तो ये एक एक कैरेक्टर है दुनिया का, और ये चीज हमको आज समझ में आ रही है। जब 6-8 महीने पहले आपको याद होगा जब मोदी जी का इनॉग्रेशन हुआ था, लोग तो उस टाइम पे खून खून के ऊपर थे। जब रियासी का इंसिडेंट हुआ कि तोड़ो पाकिस्तान को तोड़ो, उस टाइम की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी बहुत खराब थी सर। अगर उस टाइम पे हम करते तो मैं मजाक नहीं कर रहा, आप उसके अंदर से बाहर निकलना आपका मुश्किल हो जाता सर। तो हाँ। सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है सर। थोड़ी सी मतलब 1 डेढ़ साल से जब बाइडेन साहब थे उससे थोड़ी बेहतर है, पर ठीक नहीं है। और आपने कहा कि दुनिया के जो बड़े लीडर हैं वो बहुत सोच समझ करके जो है वो एक्शन ले रहे हैं, और दो ही लीडर का नाम लिया आपने, मोदी साहब का और पुतिन साहब का। आपने ट्रम्प साहब का नाम नहीं लिया। ट्रम्प को आप बड़ा मानते ही नहीं है। सर ट्रंप को मैं, देखिए उसके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उसने बर्बाद कर दी वो अपॉर्चुनिटी। एक रीस्ट्रक्चर करने को दुनिया को, अब रीस्ट्रक्चर होगा, वायलेंटली होगा सर। जो ट्रंप आराम से कर सकता था, सबको साथ में लेके, सबको साथ में बिठा के, बात करके, सेट करके, डील्स करके कर सकता था, उसने अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए और अपने इंपल्सेस के लिए जो भी उसकी क्रेडिबिलिटी थी दुनिया में, उसने वो खो दी है सर। देखिए जियोपॉलिटिक्स के अंदर जब आप अपने करीबी दोस्तों को, करीबी देशों को सबसे ज्यादा टारगेट करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैं इंडिया के बारे में नहीं बोल रहा सर, मैं ये इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, इसराइल के बारे में बोल रहा हूँ, जापान के बारे में बोल रहा हूँ, फिलीपींस के बारे में बोल रहा हूँ। ये देश उनके सबसे क्लोज है, मेक्सिको के बारे में बोल रहा हूँ। आप इतनी गंदी तरह से उनको पब्लिक में टारगेट करोगे, देखिए आपके जो दुश्मन है जो आपसे चूस रहे हैं, ये है, फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के बारे में जब मोदी जी वहां पर गए थे तब आपने जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा था कि भाई टेररिज्म तो पाकिस्तान से आती है। उसके बाद आप जाके अपनी फैमिली के साथ वहां पर क्रिप्टो में डील करते हो। देखिए क्रिप्टो में डील क्यों कर रहे हो? क्योंकि पाकिस्तान में सर सारे इलीगल काम किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो पे डीलिंग करना इलीगल है, लेकिन गवर्नमेंट कर रही है। अभी गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आप क्रिएट कर सकते हो माइनिंग करके। तो वहां पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में डाल के उसकी बिजली लेके ये माइनिंग करना चाहते हैं ताकि दे कैन क्रिएट क्रिप्टो करेंसी, ताकि उसको बेच के अपने थोड़े पैसे पूसे बनाए इधर पे। टेररिज्म टूरिज्म तो करें करें और थोड़े पैसे भी बनाएं। और जो इनको अभी जो पहले अमेरिका से खुले में डोनेशंस आते थे, अब वो नहीं आएंगे, वो क्रिप्टो के थ्रू आएंगे। तो क्रिप्टो को ट्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है सर, बट है दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं जो इन चीजों पे ट्रैक रखती हैं, हमारे पास भी है। क्योंकि देखिए सर पैसा बोलता है, सही जगह पे आप भी कहीं पैसा लगाओ तो आपके पास भी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये चीजें हैं सर। एंड ट्रम्प साहब को एक बहुत बड़ा यू टर्न लेना पड़ेगा, अदरवाइज। और ये चीज मैंने बोली थी, आपके शो में भी बोली, अपने शो में भी बोली, मैं कोई बड़ा फैन नहीं हूं ट्रम्प का। मैं एक ही चीज का फैन था कि वो लेफ्टिस्ट के अगेंस्ट में जाना उसने शुरू करा है। बट उस टाइम पे भी बोला था उसको सोच समझ के काम करना चाहिए, थोड़ा कम बोलना चाहिए। मोदी जी से सीखे किस तरह कम बोलते हैं, और इतने सारे लड़ाई झगड़े एक साथ ना खोले। उसने तीनों चीज करी जो मेरे को लगा था ये जो उसके लिए गड़बड़ होगी। ऑल थ्री ही डिड एट द सेम टाइम। मुश्किल है सर। और और टैरिफ के अमेरिका, नाम पे भी
टैरिफ के नाम पर भी आतंकी फैला रहे हैं वो। मैं एक और फिर से सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर ध्रुवीकरण होता है, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती ही है, और वो अभी तो दिखाई दे रही है कि मोटे तौर पे यहाँ-वहाँ हो रहा है सब कुछ, लेकिन अगर घोषित तौर पर वो शुरू हो जाए, तो भारत इस समय ट्रंप पर भरोसा नहीं करेगा, ये तो हमें पता है। पिछले 3 साल में जो नीति रही है भारत की रूस और यूक्रेन लड़ाई में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देखने को मिली और वैसे भी, वो उसी मार्ग पर चलेगा या फिर फाइनली पुतिन के साथ, रूस के साथ उस खेमे में खड़ा दिखाई देगा? नहीं सर, आपको वो नहीं होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप देखिए, आपने इतना मुश्किल दौर निकाला है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए। इस टाइम पे देखिए, आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम आपकी सप्लाईज़ की है। तो उस तरह से आप देखेंगे कि चारों तरफ अभी डाइवर्सिफिकेशन और सप्लाईज़ की, स्पेशली एनर्जी के लिए बात करते हैं कि भई हम एक जगह से नहीं लेंगे। हम 2% वहाँ से लेंगे, 5% वहाँ से लेंगे, 7% वहाँ से लेंगे, 20% वहाँ से लेंगे, ताकि अगर एक सोर्स कहीं जाए भी तो आपके पास पूरा आपका ठप्पा ना बैठ जाए। और यही चीज़ अगर आप देखेंगे 2016 में जब मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की बात करी थी, तो उनके ऑब्वियसली उनको पता होगा कि ऐसी सिचुएशन में हम आने वाले हैं जहाँ पर कभी ना कभी हमको एक ऐसी कोई कॉल ना लेनी पड़े जहाँ अपने देश को किसी के साथ चिपकाना पड़े। तो सर, अगर आत्मनिर्भरता आपका अच्छे से काम करता है, जिस तरह से अभी साइंस दिख रहे हैं कि अच्छा चल रहा है, चीज़ें अभी उठनी शुरू हुई हैं, तो फिर आपको किसी के साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपका जो हाफ फ्रंट है अंदर से आपको करेगा तंग, तो फिर तो सर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। कहीं न कहीं आपको किसी के साथ, या अमेरिका से डील करके उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, या रशिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा, कहीं पे यू विल हैव टू स्टैंड। वेस्टर्न पार्टनर्स का चक्कर क्या है सर, कोई उनको ट्रस्ट नहीं करता है। तो वहां पर बड़ा क्लियरली दिखता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप ट्रंप के लेट्स से पुतिन साहब के साथ खड़े होते हो, तो क्या आप अमेरिका से लड़ोगे? नहीं। तो सर, जो अगला वर्ल्ड होने वाला है ना सर, ये होगा इश्यू बेस्ड अलायंस पे। मतलब मुझे कोई बंदा है, मुझे पसंद नहीं है, और वो बंदा आपको भी पसंद नहीं है, तो हम दोनों एक अलायंस बनाएंगे कि यार इसके अगेंस्ट हम दोनों काम करते हैं। बट आपका एक और झगड़ा है दूसरे बंदे के साथ, मेरा एक और झगड़ा है दूसरे बंदे के साथ, ना आप मेरे साथ घुसोगे उसमें, ना मैं आपके साथ घुसूंगा उसमें। तो जो दुनिया का एक हार्ड स्ट्रक्चर था सर, जो अमेरिका का एक हार्ड स्ट्रक्चर था दुनिया के अंदर, जहां पर आप बोलते थे कि भाई अलायंस है तो सब लड़ेंगे एक साथ, वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा आगे जाके। क्योंकि लेट्स से अगर आज नेटो और रशिया के बीच में लड़ाई होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े सारे नेटो कंट्री हैं जो हाथ खड़े होकर के बोलेंगे भाई साहब मैं नहीं हूं उसके अंदर, मेरे को माफ करो, मैं नहीं लड़ रहा। बहुत सारे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है यार ये बेवकूफी है, मैं ये करूंगा, मैं ठूक जाऊंगा बीच में, मेरे को नहीं लड़ना। यही चीजें, आवाजें आज आपको पोलैंड से मिल रही हैं। पोलैंड वाले बोल रहे हैं साहब ये हमारा झगड़ा नहीं है, ना 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 ना, रशिया से नहीं लड़ते हम, पागल हो गए हो क्या? 60 साल पहले लड़वाया था, हमारा देश टूट गया था पूरा, हम नहीं लड़ेंगे दोबारा। वो बड़ा क्लियरली बोलते हैं ये चीज। तो ये एक डिफरेंट दुनिया निकलेगी बाहर सर इससे, और ये जो अलायंस स्ट्रक्चर है, जो फिक्स्ड अलायंस स्ट्रक्चर है, इस पे टेस्ट आएगा। और इस पे टेस्ट मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं आखिर में। लोग चाइना पाकिस्तान काफी बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, चाइना अभी भी पाकिस्तान को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन एक चीज याद करेगा, चाइना के मुंह खट्टा हुआ होगा कि यार ये साला कैसा है, इसको मैंने सब कुछ दिया है तो लड़ाई नहीं, भैंस किया, रो दिया जाके। और रोया भी किससे? मेरे से नहीं रोया आके, साला अमेरिका से जाके रोया उसके बाद। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई चाइना का J-35 पाकिस्तान में आ जाएगा, एक चीज याद करेगा, अमेरिका बैठा है वहां पर। चाइना इतना भी बेवकूफ नहीं है कि अपना जहाज वहां दे देगा और अमेरिका उसके पूरा तो सर ये ना एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है सर दुनिया का। इसको बोलते हैं एक एनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पर देयर इज नो हायर अथॉरिटी। एवरीबॉडी, मतलब हर कोई जंगल का राजा है, हर कोई चूहा है, हर कोई बदमाश है, हर कोई शेर है, हर कोई सब कुछ है। और जिस सिचुएशन में जिसको जिस तरह से रहना है, वो उस सिचुएशन के लिए अपने लोगों को, मतलब दुनिया में कंट्रीज को ढूंढेगा, अपने साथ खड़ा करेगा और उस सिचुएशन को काबू करके फिर आगे जाएगा।
तो ऐसा होगा सर। भारत की एक यूनिक एबिलिटी यहाँ पर है कि आप बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर हेल्प कर सकते हो। तभी आपके ऊपर एक डिमांड है दुनिया की कि यार भारत एक इम्पोर्टेंट देश है। अब वो अमेरिका को नहीं पसंद आएगा तो थोड़ा आपको रोकने की कोशिश करेगा, ये सब करेगा, ये होगा। बट आपका ये दौर थोड़ा अलग रहेगा सर। ये वो वाला दौर नहीं रहेगा जैसे पहले होता था, ये प्रोटेस्ट कराएँगे, ये कराएँगे, वो कराएँगे। वो सब चीज़ें तो होंगी बट इतनी नहीं होंगी। यहाँ पर ये जैसे ट्रेड की चीज़ें, ये सब चीज़ें होंगी। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए थैंक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार।